हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय लॉ कॉर्नर। सो आज के इस लॉ कॉर्नर में मैं समानता अर्थात इक्वालिटी के राइट को डिस्कस करूंगी। मूल अधिकारों के अनुक्रम में समता का अधिकार सर्वोपरि स्थान रखता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उपबंधित किया गया है। पिछली बार हमने मूल अधिकारों को पढ़ा, संक्षिप्त में पढ़ा सभी अधिकारों के बारे में, किंतु आज हम समता के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of laws within the territory of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के बाद में कहा गया कि समता का अधिकार बुनियादी ढांचे का अर्थात मूल ढांचे का निर्माण करता है। आर्टिकल 14 में दिया गया समता अर्थात समानता का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के समानता के अधिकारों के ही समान। 14 में समानता के अधिकार में दो तरह के समादेश समाविष्ट हैं। प्रथम, विधि के समक्ष समता, द्वितीय, विधियों का समान संरक्षण। प्रथम की प्रकृति निषेधात्मक है, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विधि की नज़र में सभी एक समान हैं, किसी की भी हैसियत विशेष नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे वह किसी भी पद पर हो, किसी भी हैसियत में हो या किसी भी स्थिति में हो, उस पर विधि का समान शासन होगा। विधि से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक संकल्पना है, अतः इसे नकारात्मक ढंग से लागू नहीं कराया जा सकता। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर। तो आर्टिकल 14 में दिया हुआ जो दूसरी जो बात है कि विधियों का समान संरक्षण मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को, तो ये जो सिद्धांत है ये इसकी संकल्पना सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। विधि के समक्ष समता का यह सिद्धांत इंग्लैंड में प्रचलित डायसी के विधि के शासन के समान है। भारत में विधि का शासन विशुद्ध रूप से प्रवर्तित नहीं है, क्योंकि यहाँ विदेशी राजनयिकों को न्यायिक कार्यवाहियों से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है एवं इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल एवं अन्य लोक अधिकारियों भी उन्मुक्ति प्राप्त है। अरस्तु ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया एवं उन्होंने कहा कि जब असमान के साथ समान और समान के साथ असमान बर्ताव किया जाता है तभी अन्याय उत्पन्न होता है। विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान बर्ताव किया जाए तथा असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ असमान बर्ताव किया जाए। वास्तव में विधियों के समान संरक्षण का यही तात्पर्य है। विधियों के समान संरक्षण से यह तात्पर्य नहीं है कि एक ही विधि प्रत्येक राष्ट्र में एक समान प्रत्येक व्यक्ति पे एक समान लागू की जाए, क्योंकि जब व्यक्ति असमान होंगे तो उन पे एक समान विधि कैसे लागू की जा सकती है। अतः इस का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विधि एक समान परिस्थिति में रहने वाले या समान लोगों के बीच में ही लागू होगी। असमानों के बीच यदि समान विधि लागू की जाए तो ये असमानता होगी, ये समानता के अधिकार का हनन होगा। जेनिंग्स ने भी अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि जो समान है उन पर समान विधि लागू की जानी चाहिए और असमानों के साथ असमान। जेनिंग्स अरस्तु के सिद्धांत को ही समर्थन करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 अर्थात अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 14 द्वारा विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रत्याभूत करने के बाद संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर विभेद की गहरी खाई को पाटने का प्रयास किया है। यह अधिकार राज्य और गैर सरकारी व्यक्ति अथवा संस्थान के विरुद्ध भी उपलब्ध है। वास्तव में देखा जाए तो आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 के समता के अधिकार का ही विशिष्ट रूप है। आर्टिकल 14 जहां प्रत्येक नागरिक एवं गैर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, विधियों के समान संरक्षण देता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 15 जो विभिन्न बुराइयां भारतीय समाज में बैठी हुई हैं उनको जड़ से निकालने का प्रयत्न करता है। आर्टिकल 15(1) में प्रत्याभूत अधिकार नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार प्राप्त है। इसी अनुच्छेद के भाग 3 एवं 4 में दो अपवाद दिए हुए हैं, जिसमें भाग 3 में ये बताया गया है
कि अगर स्त्रियों एवं बालकों के पक्ष में राज्य कोई ऐसा कानून बनाती है, ऐसा प्रावधान करती है जो उन्हें सामान्य लोगों से विशेष अधिकार प्रदान करता है, तो ऐसी विधि अमान्य नहीं होगी। इसके साथ ही भाग 4 में भी दिया हुआ है कि अगर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए अगर राज्य कोई विशेष प्रावधान करती है, उन्हें कोई अधिकार देती है, तो ये भी आर्टिकल 15 के अधिकार का हनन नहीं होगा। आर्टिकल 14 एवं 15 में दिए हुए समता के अधिकारों का विश्लेषण करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 16 में दिए हुए लोक नियोजन में समता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 14 एवं आर्टिकल 15 की समानता को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष अधिकार की बात करता है। उस साधारण प्रत्याभूति का एक विशेष प्रवर्तन है जो आर्टिकल 14 एवं आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। दशरथ राम राव वर्सेस आंध्र प्रदेश के मामले में न्यायमूर्ति दास ने कहा कि अनुच्छेद 14 साधारण परिस्थितियों में समता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 15 एवं 16 कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकों के अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 16 केवल उन्हीं विषयों तक सीमित है जो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग वर्सेस गिरीश चंद्र जयंतीलाल बघेला के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियोजन या नियुक्ति शब्दों की परिधि में न केवल प्रारंभिक नियुक्ति ही सम्मिलित है, अपितु इसके अंतर्गत प्रोन्नति एवं अधिवर्षिता की आयु भी सम्मिलित है। समान रूप में अवस्थित व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे भले किसी एक व्यक्ति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो। ऐसा कर्नाटक राज्य वर्सेस सी ललिता के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में अवसर की समता की बात की गई है लोक सेवा के संदर्भ में। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। इस उद्घोषणा में समाविष्ट अवसर की समता केवल ऐसे पद पर नियोजन या नियुक्ति के संदर्भ में है जो राज्य के अधीन है। इस प्रकार यह उद्घोषणा राज्य को कोई ऐसा नियम निर्मित करने से निवारित नहीं करती है जिससे नियोजन और नियुक्ति को विनियमित किया जा सके। वरिष्ठता और प्रोन्नति के मामलों में अवसर की समता के अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन है और धर्म, मूलमंच आदि के आधारों पर अपात्रता का अधिरोपण और विभेद आदि करना अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन के मामलों को भी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रश्नगत किया जा सकता है। एयर इंडिया वर्सेस नरगेज मिश्रा के मामले में इस तरह का निर्णय दिया गया। अनुच्छेद 16 के भाग 1 एवं भाग 2 में दिया हुआ अधिकार आत्यंतिक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 16 के भाग 3, 4 एवं 5 में इसके अपवाद दिए हैं जो कि निवास, पिछड़ापन और धार्मिक आधारों पर हैं। आर्टिकल 16 के बाद हम समता के अधिकार की श्रेणी में आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत का विरोध करने वाली धारा का विश्लेषण करेंगे। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत करना बताया गया है, अर्थात इस आर्टिकल के द्वारा समाज में जो अस्पृश्यता की बुराइयां अर्थात छुआछूत की बुराइयां फैली हुई थी उनको समाप्त किया गया और अस्पृश्यता को एक अपराध बना दिया गया कि अगर पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव या छुआछूत के आधार पर किया जाएगा तो यह उनके खिलाफ अपराध होगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है एवं उनका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध किया जाता है। इस आर्टिकल में 2 दशाएं हैं। प्रथम, अस्पृश्यता का अंत किया गया और द्वितीय में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता हमारे भारतीय समाज में फैली हुई एक ऐसी बुराई थी। इसमें उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को या निम्न कार्य करने वाले लोगों को हे दृष्टि से देखते थे और उनको छूना, उनके हाथ से पानी लेना या किसी भी वस्तु को उनके हाथ से लेना अपराध समझते थे। तो ये जो मानसिकता थी भारतीय समाज में, इनको दूर किया गया इस कानून के द्वारा और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिससे ऐसा कृत्य अपराध बन गया। संविधान सभा में जब इस अनुच्छेद पर विचार किया जा रहा था तो यह बहुमत से पारित हुआ।
अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 का 2 को भी पढ़ा जाना चाहिए। यह अनुच्छेद संसद को सशक्त करता है कि वह उन विषयों पर कानून बनाए जिन्हें संविधान ने अपराध घोषित किया है। इसके तहत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें यदि कोई व्यक्ति जो उच्च वर्ग का है एवं निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ मान करता है, अपनी सेवाएं उन्हें देने से मना करता है या मंदिर में उनका प्रवेश रोकता है, तो उसका ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा एवं यह कृत्य दंडनीय होगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 1976 में संशोधित किया गया एवं इसमें इसकी दंड की प्रकृति को और कठोर बना दी गई। आर्टिकल 17 के डिस्कशन के बाद हम आर्टिकल 18 पे आते हैं। आर्टिकल 18 अर्थात अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों के अंत का उपबंध किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उपाधियों को स्वीकार न करना एक अधिकार नहीं बल्कि एक नागरिक की निरंतरता है। बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिजात्य वर्ग की आनुवंशिक उपाधियां या ऐसी उपाधियों को अपने नाम के आगे पीछे लगाना अनुच्छेद 18 एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। परंतु भारत रत्न एवं खेल में दी जाने वाली उपाधियां पद्मश्री, पद्म विभूषण इत्यादि ये उपाधियां इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध नहीं है। देश के नागरिकों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट कृत्य करने पर जो उपाधियां दी जाती हैं वे इस निषिद्ध श्रेणी में नहीं आती हैं, इसलिए ये मान्य उपाधियां हैं। ये राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं और ऐसे पुरस्कार विभेदक नहीं हैं। ये मूल कर्तव्यों के आर्टिकल 51 का अ में आते हैं। इस प्रकार हमने समानता के अधिकार में पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में समान है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी भी व्यक्ति को विशेष उपाधि नहीं दी जा सकती या विशेष दर्जा उन्हें नहीं प्राप्त होगा जब तक कि वो युक्त ना हो। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में जो विशेष उपबंध दिए हैं उन सब से ये पता चलता है कि सभी नागरिकों को समान रखा गया है राज्य की नज़र में। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां अगर होती हैं तो जिससे उनके लिए विशेष प्रावधान करना पड़े तो ये राज्य करेगा। ये विशेष कार्य उनके लिए, उनकी उन्नति के लिए किया गया कार्य जो है वो विभेदक नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति असमान परिस्थितियों में है तो उनके लिए असमान कानून बनाना समानता के अधिकार का हनन नहीं कहलाएगा। तो हमने समानता के अधिकार को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह अधिकार समझ में आया होगा और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।